हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। मैं आपको ये आज अकाउंट की 5th यूनिट की थ्योरी समझाने जा रहा हूँ। 4th यूनिट तक की थ्योरी मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, तो वो सभी लोग आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। 5th यूनिट में अभी डाल रहा हूँ, तो इसको सुन लीजिएगा। मैंने कल सवाल नंबर भी दिए थे, वो सारे देख लीजिएगा एक बार। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल आपका एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा पेपर बनेगा आपसे। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने थ्योरी समझाई है इतने दिनों में यूट्यूब चैनल, वो सारी सुनिएगा आप, ठीक है ना। उनसे ही सारी में एक्सरसाइज आएगी। आज 5th यूनिट समझा रहा हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे। यूनिट नंबर 5 में एक पहला टॉपिक है वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से 8 नंबर का आना है, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सबसे पहले वित्तीय विवरण क्या होते हैं। वित्तीय विवरणों को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वह विवरण जो किसी भी व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, वित्तीय विवरण कहलाते हैं। वो स्टेटमेंट जो किसी भी व्यवसाय की रियल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण कहलाते हैं। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वित्तीय विवरण होते हैं उनका एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना और ये देखना कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, आज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, पहले सेल्स कितनी थी, आज सेल्स कितनी है, पहले करंट एसेट्स कितनी थी, आज कितनी है। ये सभी कहलाता है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वित्तीय विवरण जो होते हैं, इसको बनाने की इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वित्तीय विवरण एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, ये कोई खाता नहीं होता है। वित्तीय विवरण निश्चित तिथि को बनाए जाते हैं। सामान्यतः व्यापारी जिस डेट को अपने खाते बंद करता है उसी डेट को बनाता है। वित्तीय विवरण जो होता है इसका वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है, लंबवत फॉर्म में बनाया जाता है, लंबवत रूप में। और इसमें सभी वही व्यवहार लिखे जाते हैं जिनको मुद्राओं में व्यक्त किया जाता है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है, तो लाभ हानि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अपने हर व्यक्ति, हर व्यापारी एक निश्चित समय के बाद इस बात की जानकारी चाहता है कि उसको व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि। इस लाभ हानि की जानकारी के लिए वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज है, इसकी जानकारी के लिए बनाता है। और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का स्रोत होता है। इसके द्वारा बहुत सारी सूचनाएं व्यापारी को प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग वो अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए करता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। वित्तीय विवरण बनाने के महत्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो वित्तीय विवरण बनाने से सामान्यतः प्रबंधकों को महत्व होता है। इंपॉर्टेंस टू मैनेजर, प्रबंधक वह व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। अपने व्यवसाय के विस्तार करने के लिए उनको जो जानकारी आवश्यक चाहिए होती है वो सभी वित्तीय विवरणों से प्राप्त होती हैं। अंशधारी कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वह कंपनी में पूंजी के रूप में पैसा लगाते हैं और वह कंपनी की प्रगति समय समय पर जानना चाहते हैं, कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है। तो उनके लिए भी वित्तीय विवरण का महत्व, क्योंकि वित्तीय विवरण से ही उनको सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। फिर होता है तीसरा इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स, लेनदारों के लिए महत्व। लेनदार वह व्यक्ति होते हैं जो ऋण के रूप में किसी व्यापार में पैसा लगाते हैं, तो वह भी वित्तीय विवरण के द्वारा यह देखना चाहते हैं कि हमने जिस व्यापार में पैसा लगाया वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो उसका विस्तार हो रहा है कि वो घट रहा है। तो जब उनका व्यवसाय का विस्तार होगा तो अपने पैसे को कंटिन्यू वहाँ पर लगाए रखेंगे। तो प्रबंधकों के लिए महत्व, इंपॉर्टेंस टू मैनेजर। अंशधारियों के लिए महत्व, इंपॉर्टेंस टू शेयर होल्डर। निवेशकों के लिए महत्व, इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पर वित्तीय विवरण में एक बैलेंस शीट बनी होती है। उस बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन में जैसे वो पूछेगा आपसे, मान लीजिएगा कि बिल्डिंग कहाँ पे आता है, तो उसकी मेन हेडिंग क्या है बिल्डिंग की और सब हेडिंग क्या है। तो बिल्डिंग की मेन हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, और सब हेडिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल की मेन हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, और सब हेडिंग क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। या फिक्स्ड या इंटेंजिबल लिख सकते हैं, इंटेंजिबल ही लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम की मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपको इस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि पूछता है अंश पूंजी में क्या आता है, तो अंश पूंजी में अधिकृत पूंजी आती है, निर्गमित पूंजी आती है, याचित पूंजी आती है, आयातित पूंजी आती है, प्रार्थित पूंजी आती है, अप्रार्थित पूंजी। इस तरह की ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ये सारी पूंजियाँ आती हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें और भी आ सकती हैं जो अपन यहाँ पे अभी देख सकते हैं।
चालू संपत्तियां क्या होती हैं? वह ऐसी संपत्तियां जो जिनको सामान्यतः एक साल के अंदर वसूल किया जा सकता है, चालू संपत्तियां करंट एसेट्स कहलाती हैं। जैसे कि क्या हो गया? कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड हो गया आदि। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है? वो दायित्व जो सामान्यतः एक साल के अंदर चुका दिए जाते हैं, चालू दायित्व कहलाते हैं। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है ना, और आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। गैर चालू संपत्तियां क्या होती हैं? वो संपत्तियां जो चालू संपत्तियां नहीं होती, गैर चालू संपत्तियां कहलाती हैं। अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम क्या होता है? वे ऋण या अग्रिम जो कंपनी द्वारा दिए गए हों और 12 माह की अवधि के अंदर वसूल कर लिए जाते हैं, अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम कहलाते हैं। और जो 12 माह की अवधि के बाद वसूल किए जाते हैं वो दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आपको यहाँ पे इस पर बात की है। ये शॉर्ट नोट टाइप में आ सकते हैं। चालू दायित्व ऋण एवं अग्रिम, तो ये बैलेंस शीट का आप लोग फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो वहाँ से यदि सवाल भी आएगा तो भी बन जाएगा, और ये थ्योरिकल पोर्शन भी बन जाएगा। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने बता दिया। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की जो तकनीक होती हैं वो तकनीक कौन कौन सी होती हैं? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आप किन तरीकों से कर सकते हैं? नंबर 1, तुलनात्मक पत्रक, जिसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? तुलनात्मक पत्रक 2 प्रकार का होता है भैया, एक आय विवरण इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है तुलनात्मक चिट्ठा कंपेरेटिव बैलेंस शीट। दूसरा होता है समाकार विवरण। समाकार विवरण विभिन्न मदों को किसी एक मद से संबंधित करके उन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे इनकम स्टेटमेंट में कुल बिक्री से ही सभी मदों का कंपेरिजन करेंगे, और बैलेंस शीट में संपत्तियों का कुल संपत्तियों का और दायित्वों का कुल दायित्वों से कंपेरिजन करते हैं। जब किसी एक विशेष मद को ध्यान में रख के अन्य मदों से उसके संबंध व्यक्त किए जाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट सम आकार विवरण कहलाता है। दूसरी तकनीक हो गई। तीसरी तकनीक क्या है? अनुपात विश्लेषण। किसके द्वारा करना? अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। अनुपात के माध्यम से क्या करना? जब किन्हीं सूचनाओं को व्यक्त करना। यह भी वित्तीय विवरण की तीसरी तकनीक है। चौथा होता है रोकड़ प्रवाह विवरण, और 5वां होता है कोष प्रवाह विवरण। जब ये पढ़ाएंगे तब बात करेंगे वहां पे। आगे वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उद्देश्य क्या है? किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना पड़ता है? अर्निंग कैपेसिटी, संस्था की उपार्जन क्षमता मालूम करने के लिए। संस्था कितना लाभ कमा रही है, संस्था के लाभ कमाने की क्षमताएं कितनी है, उस क्षमता की जांच करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। संस्था की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। और तुलनात्मक अध्ययन, पिछली साल की अपेक्षा बिक्री घटी बढ़ी, ग्रॉस प्रॉफिट घटा बढ़ा, एसेट्स लायबिलिटीज घटी बढ़ी, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाता है। वित्तीय विवरणों का महत्व वही होगा जो वित्तीय विवरण का था। इंपॉर्टेंस टू मैनेजर, इंपॉर्टेंस टू शेयर होल्डर, इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं भी होती हैं। क्या लिमिटेशंस होती हैं? वित्तीय विवरणों की पहली सीमाएं है कि इसमें मूल्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता। संपत्ति, दायित्व, वस्तुओं के पुस्तक मूल्य को ही शामिल किया जाता है, जो कि गलत है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में गुणात्मक तथ्य जो होते हैं, जो व्यक्ति की क्वालिटीज होती हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये भी एक कमी है। एक रूपता का अभाव, सभी लोग समान विधियों से खातों का उपयोग नहीं, सब खाते नहीं बनाते हैं, तो उनके द्वारा जो डिसीजन निकाले जाते हैं उनका कंपैरिजन करना संभव, कोई स्थायी पद्धति से रास लगा रहा है, कोई घटती से लगा रहा है, ये बहुत सारे अंतर हो जाते हैं। और वित्तीय विवरण जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, तो ये इनकी लिमिटेशंस है। ठीक है ना? और अब इसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं आपको इसी में आगे ही पहले ही बता चुका था। एक छोटा सा क्वेश्चंस मैं देख लूँ, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन था। एक अच्छी वित्तीय विवरण में कौन कौन से गुण, एक अच्छी योजना में कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो भैया उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपल। एक अच्छी वित्तीय विवरण में सरलता का गुण होना चाहिए, स्पष्टता का गुण होना चाहिए, सभी पक्षों को ध्यान देने का गुण होना चाहिए। ठीक है? अब चलिए, इसका जो यूनिट 5 का सेकंड पार्ट है उसमें अनुपात विश्लेषण पहला टॉपिक है, जिससे 4 नंबर का आना है। 2 नंबर के ऑब्जेक्ट, 1 क्वेश्चन। 2 नंबर का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग पर ही ध्यान रखना है सबसे पहले अपन को। तो सबसे पहले तो अनुपात विश्लेषण ही क्या होता है? रेशियो एनालिसिस। जब 2 या 2 से अधिक मदों के मध्य
नियमबद्ध एवं तर्कयुक्त संबंध स्थापित कर विश्लेषण किया जाता है उसे अनुपात विश्लेषण या अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक मदों के मध्य नियमबद्ध तरीके से संबंध स्थापित कर उनका विश्लेषण किया जाता है उसे लेखांकन अनुपात या अनुपात विश्लेषण कहा जाता है। आगे इसमें आता है अनुपात कितने प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, संस्था के लाभ कमाने की क्षमताएं, कितना शुद्ध लाभ कमा रही है, कितना संचालन लाभ, कितना शुद्ध लाभ नेट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन सब की कैलकुलेशन लाभदायकता अनुपात में की जाती है। क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, विभिन्न संसाधनों का किस कुशलता या लाभदायकता से प्रयोग किया जा रहा है इसको मेजर किया जाता है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में। तरलता अनुपात जो होता है अल्पकालीन दायित्वों जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं उनका पेमेंट करने की क्षमता जो है उसकी माप के लिए लिक्विडिटी रेशियो होता है, जैसे कि करंट लायबिलिटीज, इनकी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना है ना आदि। शोधन क्षमता अनुपात जो दीर्घकालीन बाहरी दायित्व होते हैं उनके भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता। तो 4 प्रकार के अनुपात होते हैं आपके ये, ठीक है ना। आगे इसमें चलता है अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य क्या है या महत्व। रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्ट या इंपॉर्टेंस दोनों एक ही जैसे रहेंगे। लाभदायकता की माप करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए संस्था के लाभ कमाने की क्षमताएं कितनी है, संस्था के अल्पकालीन और दीर्घकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की जांच करने के लिए, ठीक है, और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए अकाउंटिंग रेशियो की आवश्यकता होती है या अकाउंटिंग रेशियो से ये फायदे होते हैं। लेखांकन अनुपात की कुछ सीमा, चूंकि 2 से ज़्यादा नहीं करना है आपको। इसमें अमौद्रिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ मौद्रिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। अमौद्रिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये पहली इसकी लिमिटेशंस है। और कीमत स्तर में परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो प्राइजेस चेंज होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी ये 2 लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आपके जिन पे अपन बात करते हैं। एक बनता है भैया चालू अनुपात क्या होता है, तो चालू संपत्तियों को भाग दे देंगे चालू दायित्वों से। चालू संपत्ति हम अभी पहले चालू दायित्व बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। तरल दायित्व क्या होता है, तरल अनुपात क्या होता है, तरल संपत्ति भागे चालू दायित्व, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अधितरल अनुपात क्या होता है, सुपर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे तरल संपत्तियां, चालू संपत्ति चालू दायित्व बता चुके हैं। तरल संपत्तियां क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स, वो संपत्तियां जिनको आप करंट एसेट्स में यदि आप स्टॉक और प्रीपेड शामिल नहीं करते तो जो एसेट्स बचती हैं वो तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। सुपर क्विक एसेट्स क्या कहलाती हैं, यहां पर एक क्वेश्चन भी बनता है सुपर क्विक एसेट्स के लिए। अरे यार बता रहा हूं, एक मिनट। कब विनियोग रोकड़ तुल्य माना जाता है, मतलब वो संपत्तियां जिनको हम बिना लॉस उठाए तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अधितरल संपत्तियां कहलाती हैं। इनको ही, इन विनियोग को ही रोकड़ तुल्य माना जाता है, मतलब इन इन्वेस्टमेंट को कैश के बराबर माना जाता है क्योंकि इनको तुरंत हम बिना लॉस उठाए कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या आता है इसमें, अल्पकालीन प्रतिभूतियां, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कैश और बैंक। कैश हमारे हाथ में, बैंक हमारे बैंक में, और जो हाथ उधार बोलते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जिनको बिना लॉस उठाए कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए बोला जाता है कब विनियोग रोकड़ तुल्य माने जाते हैं, जब उनको बिना लॉस उठाए कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिक्विड लायबिलिटीज क्या होते हैं, तरल दायित्व क्या होते हैं, जब चालू दायित्व में बैंक अधिविकर्ष को शामिल नहीं करते तो वो तरल दायित्व होते हैं। यहाँ पर अंतर पढ़ना है, चालू अनुपात और तरल अनुपात। चालू अनुपात का सूत्र लिख देंगे, चालू संपत्ति भागे चालू दायित्व, तरल संपत्ति भागे चालू दायित्व। दूसरा आदर्श चालू अनुपात करंट रेशियो होता है 2:1 और आदर्श तरल अनुपात होता है 1:1। हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा अंतर क्या लग सकते हैं, सकल लाभ अनुपात में बिना सकल लाभ के अनुपात की गणना नहीं की जा सकती, इसमें बिना शुद्ध लाभ की गणना नहीं की जा सकती। सकल लाभ अनुपात में ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देना, एक क्या लिख सकते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नेट प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी अंतर हो गया आपका। तो चालू दायित्व हो गए, चालू संपत्ति होगी, चालू अनुपात, तरल अनुपात, अधितरल अनुपात, ठीक है ना। ये सारे आपके
टॉपिक हो गए। एक बार और देख लूँ, सारे रेशियो समझा दिए मैंने आपको। हाँ ठीक है, चालू अनुपात और तरल अनुपात में आपका अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। चालू संपत्ति, चालू दायित्व, चालू अनुपात, तरल अनुपात, अधि तरल अनुपात, ठीक है ना। चालू संपत्तियों में क्या क्या आता है, चालू दायित्वों में क्या क्या आता है। फिर इसके बाद इसका दो हेडिंग महत्व की है, लाभदायकता की माप, शोधन क्षमता की जांच, सीमाएं अमौद्रिक पहलुओं पर ध्यान ना देना, कीमत स्तर में परिवर्तनों को स्थान ना देना, अनुपात विश्लेषण का मीनिंग। बस अब लास्ट टॉपिक आ गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। यहाँ से आपका 8 नंबर का आना है, 2 नंबर का ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य और महत्व, ऑब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस एक ही होते हैं। नंबर 1 होता है रोकड़ स्थिति का विश्लेषण। आपके पास रोकड़ की क्या स्थिति है, आपके पास रोकड़ कम है या आपके पास रोकड़ ज़्यादा है। रोकड़ की स्थिति की जानकारी के लिए भी रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कि आपके पास कैश कम है या कैश ज़्यादा। कैश कम है तो उसके क्या कारण है, किन कारणों से कैश घटी है, इसका एनालिसिस करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा रोकड़ नियोजन, कैश प्लानिंग। संस्था के पास कैश की क्या स्थिति है, कैश कम है तो उसको विभिन्न स्रोतों से क्या किया जाएगा, प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो रोकड़ का नियोजन, कैश का प्लानिंग करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तीसरा तरलता की जांच, लिक्विडिटी चेक करने के लिए संस्था के पास कितनी कैश है, कितनी लिक्विडिटी है, इसकी जांच करने के लिए भी रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। और नीतियों का निर्धारण, कोई भी संस्था भविष्य में अपनी नीतियां बनाने के लिए, भविष्य के में अपने व्यापार के विस्तार के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको बनाने के लिए भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस या कैश फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो रोकड़ स्थिति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन मालूम करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। रोकड़ नियोजन कैश प्लानिंग के लिए बनाया जाता है। लिक्विडिटी तरलता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। और नीतियों का निर्माण पॉलिसीज मेकिंग के लिए बनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर होता है। तो इसमें सबसे पहले तो मीनिंग लिखेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय एक ऐसे विवरण से होता है जो एक संस्था के द्वारा एक निश्चित समय में या 1 साल की अवधि में किन किन स्रोतों से पैसा प्राप्त किया गया है और किन किन मदों पर उसका उपयोग किया गया है, रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। कोष प्रवाह विवरण का मीनिंग लिख देंगे। कोष प्रवाह विवरण वह विवरण होता है जो एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय स्थिति में जो चेंजेस होते हैं उसकी जानकारी के लिए बनाया जाता है। क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। तो दोनों का मीनिंग हो गया। पहली बात तो मीनिंग में डिफरेंस में भी लिख देंगे, मीनिंग भी तैयार हो गया। दूसरा, रोकड़ प्रवाह विवरण की जो कॉन्सेप्ट होती है वो रोकड़ होती है, कैश, जबकि कोष प्रवाह विवरण की जो कॉन्सेप्ट होती है वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी। रोकड़ प्रवाह विवरण में लेखांकन प्रमाण 3 एप्लीकेबल होता है। कोष प्रवाह विवरण में इस तरह से कोई भी काउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल लागू नहीं होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण है जो अल्पकालीन अवधि के लिए बनाया जाता है। कोष प्रवाह विवरण जो होता है वो दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाया जाता है। कि एक्स्ट्रा रोकड़ प्रवाह विवरण में सवाल में क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। संचालन क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, विनियोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। जबकि कोष प्रवाह विवरण को ऐसा किसी भी तरह की कोई भी क्रियाओं में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में भी अंतर है भैया। तो रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो साल के अंत में बनाया जाता है और कैश बजट है वो साल के शुरुआत में बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 माह की अवधि के लिए बनाया जाता है। कैश बजट जो है 3 माह के लिए बनाया जा सकता है, 6 माह के लिए भी बनाया जा सकता है, 12 महीने के लिए भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना। कोष प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एप्लीकेबल होता है, जबकि रोकड़ बजट में इस तरह का कोई भी प्रमाप, लेखांकन प्रमाप लागू नहीं होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है इसमें क्या क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, जबकि रोकड़ बजट में रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ का भुगतान ही होता है। ठीक है ना। तो ये 4 डिफरेंसेस में भी हो गए। 3 क्वेश्चन हो गए शुरुआत के अपने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, इसकी सीमाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे पहली लिमिटेशंस ये होती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश में होने वाले चेंजेस के भी कोई शामिल किया जाता है और किसी एक्टिविटी को शामिल नहीं किया जाता। पहली लिमिटेशन है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार डायरेक्ट मेथड से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो बहुत सारी संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में गैर रोकड़ मदों को शामिल नहीं किया जाता, यह भी इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है ना। तो इसके लिमिटेशंस हो गए। गैर रोकड़ मदें क्या होती हैं, नॉन कैश आइटम, वह मदें होती हैं जो कैश से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो, डेप्रीशिएशन होता है, ये नॉन कैश आइटम कहलाते हैं।
रोकड़ के स्रोत और प्रयोग की मदों के नाम। रोकड़ आपको कहां कहां से और किन किन चीजों से प्राप्त होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? सुनना, संचालन से आए, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। आप व्यापार चलाएंगे तो व्यापार को चलाने से पैसा मिलेगा। दूसरा, फिर क्या कैसे पैसा मिलेगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से इन्वेस्टमेंट, स्थायी संपत्ति या विनियोग को आप बेच देंगे तो उससे पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, ब्याज और लाभांश मिलेगा आपको, इससे भी पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो कौन कौन सी मदों से पैसा मिल रहा है आपको? संचालन से मिल रहा है। दूसरा कैसे मिल रहा है? स्थायी संपत्ति या विनियोग को बेचेंगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड से, और लोन, ऋण प्राप्त करके भी आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। खर्चा का पैसा जाएगा किन किन मदों पे? इसका उल्टा। सबसे पहला आया का से था, संचालन से आए, तो संचालन से हानि। स्थायी संपत्ति और विनियोग को बेच के, स्थायी संपत्ति और विनियोग को खरीद के, ब्याज और लाभांश प्राप्त करके, ब्याज और लाभांश का भुगतान करके, ऋण प्राप्त करके, ऋण का भुगतान करके, इनसे पैसा मिला, इनसे पैसा गया। यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? इसके उद्देश्य और महत्व एक ही जैसे, उद्देश्य और इंपॉर्टेंस एक ही है। फिर दूसरा क्या बताया? रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर। तीसरा क्या बताया? रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। चौथा, स्रोत की मदें और प्रयोग की मदें, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ के खर्चा होता है, और इसकी लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं। संचालन क्रियाएं क्या होती हैं? वो क्रियाएं जो व्यवसाय के अल्टरनेट चलने से व्यवसाय जब उसका संचालन होता है वो क्रियाएं उसमें आती हैं। ठीक है ना? क्या क्या आती हैं? जैसे नेट प्रॉफिट हो गया, स्थायी संपत्ति विनियोग को घाटे पर बेचा, फायदे पर बेचा, स्थायी करंट एसेट्स घटी, करंट लाइबिलिटीज बढ़ी, ये सारी चीज़ें। विनियोग क्रियाओं में क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किसी भी स्थायी संपत्ति या विनियोग को लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदा जाए या बेचा जाए। वित्तीय क्रियाओं में क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? शेयर इशू किए जाएं, डिवेंचर इशू किए जाएं, शेयर का पेमेंट किया जाए, डिवेंचर का पेमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। रोकड़ में क्या शामिल होता है? रोकड़ में रोकड़ यानी कि कैश और बैंक शामिल होता है। तो आज आप सभी लोगों के लिए इतना ही। मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय, गुड नाइट।